हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर दीपक हियर। वेलकम टू चैनल लाइफ साइंस विद दीपक। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग डिटेलिंग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या ये हाइपोथेसिस है, किस किस कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है और क्या क्या एविडेंसेस हैं जो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन द कंसर्न्स आर कह लो कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तब, और दूसरा ये है कि एज ए होल लाइफ की, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम या कोई भी लाइफ फॉर्म्स हो, जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो हमको समझना चाहिए एज ए बीइंग ए बायोलॉजिस्ट या लाइफ साइंस स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो इंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस जैसे इसका नाम ही है, तो एक कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं, फिर आते हैं इस पे इंडोसिम्बियोट पे क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये बात आती है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, डिफरेंस क्या है। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब इनिशियल न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मतलब मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। वो भी किसके टर्म की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस है कि ये ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसमें मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये यही मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था वो एडवांस कर रहा था प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में होने के लिए। तो इंडोसिम्बियोट थ्योरी भी कुछ इसी तरह की कंसेप्ट को लेके आया है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये तो हो गई, किसकी बात हो रही थी, ये बात हो गई किसकी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात हो गई। अब दूसरी एक टर्म आती सिम्बियोटिक, क्या होता है सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोटिक जो एसोसिएशन हम लोग बहुत पढ़े हैं, सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस क्या होता है कि कोई ए है, वाई है, ये इसको कुछ बेनिफिट देगा, उसके बदले में ये कुछ इसको बेनिफिट देगा, उसको क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। और जब इसके पहले अगर टर्म लग जाए इंडो सिम्बियोट, तो इंडो मतलब कोई ऐसा चीज़ होगा जो कि सेल के कुछ अंदर आके कुछ इसके साथ कुछ ये इसको देगा और ये इसको कुछ देगा। सेल सेल जैसे अगर कोई मान लो ये सेल है छोटा, ये कोई है, इसको इन्गल्फ कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो ये जो होगा इसको कुछ देगा और कुछ इसको देगा। तो इसको तो पहले ही पता चल गया कि ये एक्स वाला तो जो था वाई में क्या करेगा, तो वाई में जाएगा एक्स वाला, तो ऐसा रहेगा, लेकिन वाई वाला इसको शेल्टर देगा, किसको, एक्स वाले को। तो एक तो शेल्टर दे रहा है, दूसरा वाई वाला एक्स वाला कुछ और दे देगा इसको। तो इस तरह से क्या होगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हुआ। तो दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझा, क्या क्या, एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या अंतर है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। जो सबसे प्राइम कंडीशन जो होनी चाहिए यूकैरियोटिक सेल को कहने के लिए, वो होना चाहिए आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट को कहने के लिए आपको जो चाहिए वो होना चाहिए क्या है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होना चाहिए, वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। अब जब इतनी बात समझ गए, तो एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस का ये मतलब था, ये एक तरह का हाइपोथेसिस है और ये बहुत से एविडेंसेस हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से एविडेंसेस है इस तरह की हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। देख लेते हैं वो क्या है। तो सबसे पहला तो ये है, इस हाइपोथेसिस की पहली ही बात ये थी हाइपोथेसिस की, जो ये एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस है, इसकी पहली बात है कि जो यूकैरियोट आए हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, यूकैरियोट है, उनकी जो इवोल्यूशन है वो हुआ है प्रोकैरियोट से। कहीं ना कहीं वो किससे इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोट से हुए हैं। तो बड़ी वो है कि ये कैसे हो गया, अभी भी प्रोकैरियोट्स फॉर्म पाए जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे थे लीनिएज जो कि क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, और कुछ अभी प्रोकैरियोट एज सच हैं जो कि क्या करें, अभी बैक्टीरिया इन सब के फॉर्म में है। तो प्रोकैरियोट से किसका इवोल्यूशन हुआ, यूकैरियोट का इवोल्यूशन, इन्होंने ऐसे किया कहा है। तो फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया कि चलो अच्छा, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में हुआ होगा, तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ होगा, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने के लिए क्या क्या ऐड हुआ होगा। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एडिशन हुआ होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आया होगा। दूसरी क्या बात हुई, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट, कुछ इस तरह के होंगे जो प्लांट वगैरह के लिए। ये सब जो होंगे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हो गए। तो ये है तुम्हारे, ये कुछ एडिशनल फीचर हुए होंगे, तभी जाके ये यूकैरियोट में चेंज हुआ। एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस यही चीज़ बताता है, हाउ यूकैरियोट इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट।
व्हाट इज द कैरेक्टर विच इंक्लूड द विच हेल्प टू इवॉल्व प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक इवोल्यूशन के लिए प्रोकैरियोट्स होता है, इनमें कौन कौन सा चेंजेज हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं, और ये चीज़ें होंगी। अब ये चीज़ें आई कहाँ से, कैसे आई, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब इसको हम समझना है हमें, तो हम क्या काम करेंगे, अब जो फिगर था उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो एंडोसिम्बियॉन्ट का मतलब है कि कुछ एंडोसिम्बियॉन्ट से समझ ही रहे थे कि क्या कुछ ऐसा होगा जो इनसाइड द सेल के अंदर जाएगा। अब आपके स्क्रीन पे एक शो रहा होगा, एक फिगर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, ध्यान से देखना इसको। शुरू में क्या था तुम्हारे पास, एक सेल था जो जिसको हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इसको दूसरा नाम ये भी कर सकते हैं प्रोटो यूकैरियोट। क्या दे सकते हैं, प्रोटो यूकैरियोट मतलब इनिशियल यूकैरियोट, मतलब इसमें अभी यूकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोट ये नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये प्रोकैरियोट ही है, लेकिन इनिशियल स्टेज में, इसलिए प्रोटो यूकैरियोट कर रहा है। इस वाले की खास बात क्या है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, लेकिन साइटोप्लाज्म मस्ट हो गए और जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। ये सारी बातें थी। टाइम के साथ इवोल्यूशन ऐसे ऐसे दिखाया गया कि टाइम होता गया, बढ़ता गया, ऐसे ऐसे आते गए। जैसे ही हुआ तो जब टाइम बीता तो यहाँ पे सबसे प्राइम कंडीशन प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने के लिए क्या था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना जरूरी था। तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐड होंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऐड होना। पहला कैरेक्टर क्या ऐड हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा कहाँ से, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये मेम्ब्रेन है, इसी की इनर फोल्डिंग होने लगती है अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ क्या होती है, इनफोल्डिंग होने लगती है, और इन फोल्डिंग की वजह से देखो यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, जो प्रो एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट था। एक बात यहाँ थोड़ा सा पहले ही जान जाओ कि जो ये एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट था, ये पहले फर्स्ट क्या करेगा, ग्रो इन साइज। ग्रो इन साइज, सबसे पहले अपने साइज को बढ़ाएगा। कौन, एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट जो था, जो प्रोटो यूकैरियोट कर रहा है, वो अपने साइज को बढ़ाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, इन मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी इनफोल्डिंग करता है। तो उससे क्या होता है, सबसे पहला क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद और कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, हम उसको यूकैरियोट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, यूकैरियोटिक सेल कर देंगे। केवल किस बेसिस पे, क्या किस बेसिस पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बेसिस पे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, इनफोल्डिंग हुई इनसाइड, और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनने लगे, और उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को घेरने लगा, डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको घेरने लगा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला बन गया। उसके बाद उसी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन का कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बने, जिसको कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हम लोग जानते हैं बच्चों कि EGLV, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये ऐसे हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो ये बाद ही इवोल्यूशन की बात है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बन गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। सबसे पहला कौन बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो बनाएगा क्या, जब न्यूक्लियस बना देगा, उसको क्या बनाएगा, न्यूक्लियस। तो यहाँ याद रखना, यहाँ देखो एक ही स्टेप में दोनों दिखा दिया गया है। तो सबसे पहला क्या हुआ था, न्यूक्लियर आया था। अब उल्टा नहीं बताना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले आया, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहली बात होगी, न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियस बनेगा, जिसमें पोर होंगे, न्यूक्लियर पोर होंगे, ये मेम्ब्रेन पे ये पोर हो, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका पार्ट होगा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होगा। अब ये जो सेल है, सेल, अब ये सेल कैसा होगा, ये सेल होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल है। अब इससे, अब ये तो कुछ अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि अभी तो ये यूकैरियोटिक सेल है, ना तो इसमें माइटोकांड्रिया है और ना ही कहीं क्लोरोप्लास्ट है। कम से कम माइटोकांड्रिया तो होना ही चाहिए फॉर फंक्शन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तब भी पहले ही आप यूकैरियोट कर रहे हैं। कहोगे कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट किस बेसिस पे रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, ना कि सेल ऑर्गेनेल्स मेनली किसके बेसिस पे, उसके लिए उसका नाम ही है प्रोकैरियोट, इनिशियल टाइप का कैरियन, लेटर टाइप का कैरियन। तो यहीं पे यूकैरियोटिक सेल ये बन गया। अब जैसे ही यूकैरियोटिक सेल बना, ये यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ये कहा कि अभी जो है बहुत से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि रिस्पायरेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब सांस लेने वाली जो ऑक्सीजन को होता है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ मतलब क्या, फूड को खाने के बाद जो इससे ATP निकालते थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी।
और चूंकि ये अब देखो ये बहुत छोटा साइज का था, अब लार्जर साइज ग्रो हो गया, लार्जर साइज को हो गया, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट लार्जर साइज को हो गया। पहले ही इंसिडेंट क्या हुआ, न्यूक्लियस बना, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको ये बना। उसके बाद क्या हो गया है, तो ये देखा कि अब क्या काम करते हैं, अभी इंडो मेम्ब्रेन वाली मतलब इंडो सिम्बियॉन्ट वाली बात नहीं चल रही है अभी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे ये यूकैरियोट था ही, ये प्रो यूकैरियोट था ही, यहीं पे बहुत से ऐसे बैक्टीरिया थे। उस बैक्टीरिया का नाम था अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अभी एविडेंसेस है, प्रोटियोबैक्टीरिया क्या था, बैक्टीरिया थे। ये क्या करते थे, एरोबिक रिस्पायरेशन करते थे। कैसे रिस्पायरेशन करते थे, एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम करते थे O2 को, और उसका यूज करते थे ब्रेक डाउन करने के लिए फूड मटेरियल इन सबको। तो ये क्या काम किए कि जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया जो था ये करता था। तो चूंकि ये सब क्या नेचर में ही है ना, तो मतलब ये अर्ली डाइवर्सिटी की बात हुई जब कभी सब एकदम पानी में या फिर सॉइल इस तरह के हैबिटेट में रहते थे। तो यूकैरियोट जो था ये क्या कहा कि हमें अभी ज़रूरत भी है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये क्या कहा कि इस वाले जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया इसको इंगल्फ कर गया। कौन कर गया, जो ये यूकैरियोट था जिसमें केवल न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये इंगल्फ कर गया। तो जाहिर सी बात है, जैसे कोई एक सेल है, ये मान लो यूकैरियोटिक सेल था, और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा था, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया था। अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया ये था। इसको क्या करें, इंगल्फ कर लिया। जब इंगल्फ कर लिया तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा, लाइसोजाइम या इन सब चीज़ों से क्या कर लेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं, हमें आप अपने में कोप अप कर लो, हमें रहने के लिए जगह दे दो, हम आपके लिए क्या करेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन करके ATP बनाएंगे, जैसा कि इसको ज़रूरत भी थी उस पहले। तो ये तुरंत इसका ये पार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो यूकैरियोटिक सेल हुआ, यूकैरियोट विथ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअल जो अल्फा प्रोटियो एरोबिक बैक्टीरिया करता था वो किसका रूप ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ एक बात और याद रखने वाली बात है कि अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो म्यूचुअल एसोसिएशन कर लिया। तो ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, यूकैरियोटिक, उसको क्या किया, जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें जाके अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया क्या किया, अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या किया, सिम्बियोसिस किया। सिम्बियोसिस क्या किया, इसको ATP देगा, और इसके बदले में ये इसको शेल्टर देगा, और भी डिफरेंट टाइप के काइंड के वे से क्या करेगा, इसको नरिश करेगा। तो ये दोनों में क्या हो गया, सिम्बियोसिस हो गया, सिम्बियोसिस हो गया। और ये इसको हम क्या करेंगे, विद इन द सेल है, इसलिए क्या करेंगे, इंडोसिम्बियोसिस। यही हाइपोथेसिस थी कि हाँ यहाँ तक कि हाँ मेम्ब्रेन जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया इसका पार्ट हो जाता है और ये हो जाता है। अब जो होगा ये कैसा रिस्पायरेशन करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन। इसके पास क्या क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस हो गया, और क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब अगली बात होती है, तो देखो यहाँ पे इंगल्फी व एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट। ये जो था एरोबिक जो होगा बैक्टीरिया जो है, इसको क्या कर लिया, ये इसने क्या कर लिया, एरोबिक है ना, एरोबिक बैक्टीरिया है, उसको क्या कर लिया इसने, वो एक्चुअल बाद में पता चला कि कौन से बैक्टीरिया था, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। क्या थे, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अगला इंसिडेंट क्या होता है, फिर अगला इंसिडेंट ये होता है कि जो मेजर ऑर्गेनिज्म कुछ होंगे वो हो जाएंगे एज सच हो जाएंगे, जिसमें क्या क्या है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हो जाएंगे एंसेस्ट्रल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट। मतलब सभी जो एनिमल फॉर्म्स हैं जो अर्थ पे या फिर पूरे वर्ल्ड में या फिर बायोस्फीयर में, तो वो आ जाएगा इस तरह का फॉर्म। कुछ ने और एडवांसमेंट दिखाया, कहा कि नहीं अभी हम ऐसे इतने से नहीं मानेंगे, हमें क्या करना है, कुछ और चेंजेस करना है। तो कुछ और चेंजेस के लिए इसने क्या किया कि हमें क्या करना है, हमें फूड भी बनाना है। यूकैरियोट ऐसा यूकैरियोट कहा कि फूड भी बनाना है। तो इसने कहा कि फिर क्या करें, तो ये कहा कि ऐसा काम कीजिए कि कुछ ऐसा है ऑर्गेनिल्स है जो जैसे बैक्टीरिया को खाए, ऐसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया को खा लीजिए जो फोटोसिंथेसिस भी करते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिर से बैक्टीरिया को खाएगा, फिर से इंडोसिम्बियॉन्ट लग रहा करेगा। तो ये जो बैक्टीरिया खाया, इसको कहते थे साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते थे, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या किया, खा गया इसने जो यहीं पे, ये तो कुछ चुपचाप थे, ये अलग ग्रुप निकल गए एनिमल में। कुछ ऐसे थे जो कि साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ कर गए। जब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है साइनोबैक्टीरिया इंगल्फ कर लिए, तो अब साइनोबैक्टीरिया भी इसका क्या हो गया, पार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये कहा कि हम आपको क्या कर फूड बना के देंगे, फूड बना के देंगे, उसके बदले में आप हमको शेल्टर दीजिए, और भी जो भी प्रोटीन वगैरह होगा न्यूक्लियस से देना होगा, ये इनको देंगे, इनको कुछ देंगे, मतलब आपस में कर देंगे, सिम्बियोसिस कर लेंगे। तो दो तरह की बातें हुई। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को लिया, सबसे पहले क्या किया, पहला माइटोकॉन्ड्रिया लिया यहाँ से, और यहाँ से क्या लिया, क्लोरोप्लास्ट को लिया। एक जो नहीं लिया वो एनिमल फॉर्म में इधर आ गया। और इसमें क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और चीज़ हो गई जो सेल ऑर्गेनेल्स, जो क्या थे, प्लास्टिड।
तो प्लास्टिड का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? साइनोबैक्टीरिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से। ये जितने भी थे, अब इस संसार में अभी जितने भी हैं, अगर हम पूछा जाए कि बताओ कि हमारे अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ के ओरिजिन है? अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया के। एंसेस्ट्रल फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट, अब जितने भी जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ये सब जितने भी होंगे, जो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा हो गया, ये सब इसी के पार्ट होंगे, कहीं ना कहीं इसी से जुड़े होंगे। तो हमने ये देखा कि शुरू में ये पूरी यहाँ से यहाँ तक चलने की हाइपोथेसिस कहते हैं इंडो सिम्बियोट हाइपोथेसिस, इंडो सिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। इसमें हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि शुरू में क्या होगा, इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट थे, उसमें क्या हुआ, ये पहले सेल ग्रो किया, सेल ग्रो करने के बाद इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया, न्यूक्लियस बनाया पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू बनाया। उसके बाद क्या किया, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन की जरूरत थी। फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे ही रह गए, कुछ जो थे कि साइनोबैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिए और वो इस तरह के बता दिए। तो ये तो थी पूरी, क्या थी, ये आपकी हाइपोथेसिस थी। क्या थी? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का ये मतलब होता है कि जैसे कोई थ्योरी तो नहीं है एकदम, इसके लिए हम उसके लिए हाइपोथेसिस मान लिए, उसके लिए एविडेंसेस प्रस्तुत करेंगे कि हाँ ये है, ये जो इसको सपोर्ट करती है। एविडेंसेस अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से एविडेंसेस है इसको सपोर्ट करती है। वो अगर हम एक जो इसको देखें, एक फाइलोजेनी ड्रा करके हम देखें, फाइलोजेनी ड्रा करके, तो ध्यान से देखो, सबसे शुरू में जो ओरिजिनल सेल होगा वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, जो जो सबसे बताए थे शुरू में। फिर ये जाएगा 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 तो वो प्रोकैरियोटिक में ही क्या आ जाएगा? आर्किया आ जाएगा, है ना? आर्किया आ गया यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं? जो आर्किया में आ गया, हेलोफाइल, मेथनोजेन, ये सब आर्किया में आ गया। दूसरा जो प्रोकैरियोटिक था ये इधर की तरफ चला है, पर्पल बैक्टीरिया, फोटोसिन बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में गया। तो एक ग्रुप ये बैक्टीरिया था, इसमें कोई इंडोसिम्बियोट नहीं हुआ, इधर एकदम चुपचाप चलाया। लेकिन इसी का एक सेल जो था ये ब्रांचिंग नीचे की तरफ चलाया। जब नीचे की तरफ चलाया तो एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल बनाया इसने। एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल जैसे जो पहले ये था उस साइज में ग्रो किया, अब उसके बाद क्या किया, एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक मतलब ये यूकैरियोटिक सेल नहीं है क्योंकि अभी न्यूक्लियस नहीं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या कहते हैं, नहीं बना हुआ है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा तो उसको यूकैरियोटिक कहेंगे। आर्किया से नहीं, किससे? बैक्टीरिया से। तो कुछ जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया सबसे पहले क्या किए, इसमें ट्रांसफर हो गए, जो वो वाले थे। तो ये जो जिसमें जिसमें हो गए वो मेजर ग्रुप था, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो हो गया सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्योंकि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एंट्री किया। तो फिर उसके बाद कौन एंट्री किया? उसके बाद एंट्री किया तुम्हारा क्या? क्लोरोप्लास्ट। वो किससे किया? साइनोबैक्टीरिया से एंट्री किया, फोटोसिंथेटिक थे, वो एंट्री किया। एंट्री करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो था प्रोटिस्टा बनाया और प्लांट ही बनाया, ये बना लिया। इसी में ब्राउन, रेड, ग्रीन एल्गी, इन सब का इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले कौन आया? माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या आया? क्लोरोप्लास्ट आया। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो देख लें, इसको 3 किंगडम में भी बांट सकते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरिया मतलब यू बैक्टीरिया, और इसको क्या? आर्किया, और इसको क्या? यूकैरिया। इसको यूकैरिया कर देंगे तो 3 डोमेन की तरह अगर बांट लें तो इसमें कुल देखना ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले आता है एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। पहले ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है। ये जो होता है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया था, ये ब्लू ग्रीन एल्गी से आता है। ठीक है, अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या कि एविडेंसेज लिखेंगे हम लोग, देखेंगे क्या क्या एविडेंसेज है। हम नहीं मान रहे कि एविडेंसेज फॉर इंडो सिम्बियोट हाइपोथेसिस। अब इतनी बड़ी बात बता दी है कि प्रोकैरिया मतलब ये पूरी लाइफ फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। तो बड़ा ये है कि कोई एविडेंस सपोर्ट तो बताइए जिसमें क्या हो। तो हम क्या काम कर लेंगे कि दोनों सेल बना लेते हैं, एक तरफ प्रोकैरियोट बना लेते हैं, एक तरफ यूकैरियोट बना लेते हैं। प्रोकैरियोट में क्या बना लिए, यहाँ पे क्या बना लिए? माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना लिए, और यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट बना लिए। मान लीजिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बना लिए। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल था, ये यहाँ पे इसका डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए जो था वो क्या है? सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। हाँ, ये था जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए। अब हम कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोट, इधर रख देते हैं, और इधर क्या रख देते हैं? इसको यूकैरियोट रख देते हैं। अब हम जो हाइपोथेसिस उनको लेते हैं। हाइपोथेसिस कहता है कि ये जो पूरा है प्रोकैरियोटिक सेल वो यही है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, और वही क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी है। मतलब ये पूरा सेल है, वही क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही है, और वही क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी है।
तो हम नहीं मान रहे हैं कि नहीं मानेंगे, कैसे आप बताइए, कोई प्रूफ दीजिए। तो ये सबसे पहली तो बात यही आ जाएगी, साइज। जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया की जो साइज है वो वही माइटोकॉन्ड्रिया की साइज है, लगभग क्या है 2 माइक्रोमीटर के आसपास है, 2 3 4 माइक्रोमीटर, इन दोनों की साइज लगभग लगभग सेम है। तो साइज से ही एकदम पता चल जाता है, या इसका भी जो है थोड़ा मोड़ा वेरी करेगा, ये साइनोबैक्टीरिया का अगर इक्विवेलेंट कराओगे तो ये मिलेगा। तो साइज दोनों की लगभग लगभग सेम है, भले से यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस अलग है, लेकिन ये जो इसकी बात इससे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से हो रही है, तो ये क्या होगा, साइज लगभग क्या है, दोनों का सेम होते हैं, बैक्टीरिया का और प्रोकैरियोट का, और क्या माइटोकॉन्ड्रिया का या साइनोबैक्टीरिया का, क्लोरोप्लास्ट का। तो पहला तो यही एविडेंस मिल गया। दूसरा क्या है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें भी सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ये तीनों में होता है, मतलब इसमें बैक्टीरिया में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर क्या क्लोरोप्लास्ट में भी, इन तीनों में ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक जैसे होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं राइबोसोम, देख लो 70S का राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, 70S का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, 70S का राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। और इनको जब तोड़ोगे तब भी वो एविडेंसेस जो है वही आएंगे जो 50+S आता है, 50S+30S का ही आता है, दोनों तीनों के केस में, मतलब तीनों में 70S तरह के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। ये कुछ एविडेंसेस थे। साइज हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। फिर इसके बाद एविडेंसेस की बात है अगर हम करते हैं, तो फिर चौथा में अगर हम देख लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन चैनल प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम पोरीन। पोरीन क्या होता है, इसे बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होती है, ये बैक्टीरिया लिख दें, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में भी पोरीन होती है, और इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पोरीन होती है, इसके क्लोरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पोरीन होती है, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में पोरीन होती है। एंडोसिम्बियॉन्ट वाली में आपको ये याद रखना है, ये पोरीन प्रोटीन जो होती है ये किसके मेम्ब्रेन में होती है, किसके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में, और दूसरा तीसरा क्या है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में। ये भी एक सही एविडेंसेस है जिसको ये बताते हैं। पांचवा जो है प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं बच्चों ये पता होगा तुम्हें, प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोकैरियोट के केस में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता था, अमीनो एसिड जो आता था वो कौन सा होता था, एफ मेथियोनिन, एफमेट जिसको कहते थे, एफ मेथियोनिन। फर्स्ट अमीनो एसिड क्या होता था प्रोकैरियोट के केस में, एफ मेथियोनिन। सिमिलरली वही बैक्टीरिया के जो केस में वही चीज़ सेम डिक्टो पाया जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें भी यही पाया जाता है, एफमेट ही पाया जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मेथियोनिन मतलब एफ मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड होता है बैक्टीरियल सिस्टम में, वही माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में और किसमें तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट सिस्टम में भी होता है। छठा देखते हैं हम लोग, तो ये प्रोटीन हो गया जो चैनल प्रोटीन होता है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन सब में मदद करता है, और राइबोसोम हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, साइज लगभग सेम है। डिवीजन जो होता है, दोनों जो होता है दोनों का प्रिफर्ड डिवीजन है, किससे करते हैं, बाइनरी फिशन, तीनों बाइनरी फिशन, किससे करते हैं, बाइनरी फिशन से, बाइनरी फिशन से तीनों डिवीज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया भी बाइनरी फिशन से डिवीजन करता है, क्लोरोप्लास्ट भी करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है बाइनरी फिशन डिवीजन। मतलब ये काफ़ी वास्तव में समानता है, ये हाइपोथेसिस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो है बहुत सी चीज़ों को एकदम डिक्टो मैच करा दे रहा है, जैसे कि प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया का था कैरेक्टर वही इसके भी था। सातवां आता है, सातवां हम पढ़ें अगर, तो ये देखते हैं एक जो डिवीजन हो गया, इसके बाद होता है एक जीन होती है जिसका नाम होता है FTS। कौन सा जीन, FTS जीन। FTS जीन की खास बात है, ये कई तरह के FTS-Z, FTS-A ऐसे करके होता है। तो FTS जीन की खास बात होती है ये तीनों में प्रेजेंट होती है, किसमें, बैक्टीरिया में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी और किसमें, क्लोरोप्लास्ट में भी, तीनों में प्रेजेंट होती है। अब इसका काम क्या होता है, जब ये सेल डिवीजन होता है इसमें, तो ये क्या होता है, ये जो जीन होता है ये एक प्रोटीन बनाता है, FTS प्रोटीन बनाता है। ये जो प्रोटीन होता है ये होमोलागस होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ यूकैरियोट, जो यूकैरियोट का ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। तो यहाँ लिखोगे FTS प्रोटीन जो होता है, ये लिखोगे यहाँ पे कि ये होमोलागस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, होमोलॉगस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ यूकैरियोट।
यूकैरियोट की ट्यूबुलिन प्रोटीन की क्या होता है, ये होमोलॉगस होता है, मतलब जैसे वो फंक्शन करता है वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन, अच्छा इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे सेल डिवीजन होगा, ये प्रोटीन सबसे पहले एक्युमुलेट हो जाएगा और दूसरे प्रोटीन को रिक्रूट करेगा कि आप आइए, इनसे प्रोटीन को जो जो डिवीजन बिटवीन टू सेल में वो मदद करेगा। तो ये एफटीएस जीन जो होता है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। देखो मार्फोलॉजी तो सेम है ही है, बहुत से जेनेटिक कैरेक्टर जैसे डीएनए के कैरेक्टर हो गया, मालिकुलर कैरेक्टर हो गया, प्रोटीन कैरेक्टर हो गए, ये सब भी आपस में सिमिलर है। तो ये एविडेंस को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये जो इवोल्यूशन हुआ ये सही बात है। बैक्टीरिया जो अल्फा प्रोटीन बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया होगा और साइनो बैक्टीरिया को ही इंगल्फ कर लिया कोई यूकैरियोट। इसके बाद जो होती हैं इसके बाद है जो छठा क्वेश्चन, हाँ छठा में देखते हैं। एक आता है प्रोटीन होता है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन क्या है, कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन क्या है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड है, मेम्ब्रेन लिपिड है। तो ये तो जो होता है ये केवल जो होता है ये बैक्टीरियल के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। केवल किसके सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन ये आल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा प्रोटीन बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इनर मेम्ब्रेन में ये कार्डियोलिपिन पाया जा रहा है, केवल बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। तो ये भी तो एक एविडेंस हुआ। इसके अलावा कुछ एविडेंसेज और हैं। अगर हम देखें ये मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं सातवां, तो ये हम लोग को ये पता ये माना अज्यूम किया गया है कि जब ये इंडोसिम्बियोटिक किया था, जैसे कोई बैक्टीरिया को किया था, तो जब ये अंदर आया बैक्टीरिया, तो इसका जो इनर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन जो जैसे बाद में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का हो गया, तो डबल मेम्ब्रेन में जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन ये डिराइव्ड होता है जो होस्ट सेल इसको इंगल्फ किया है, और इनर मेम्ब्रेन जो होगा इसका खुद का होगा। इनर मेम्ब्रेन इस बैक्टीरिया का होगा, आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो किसका होगा, जो होस्ट इसको इंगल्फ किया होगा। तो ये माना जाता है ये दोनों के केस में, इसके में और दूसरे वाले में। और इसके बाद जो होता है बस ये, हाँ इतने कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए कि जो एफमेट होगा, ये होगा, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये सारे एविडेंसेज हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे एविडेंसेज हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो गई, जेनेटिक मटेरियल तक सेम है, यहाँ तक कि जो सीक्वेंसिंग कराया गया उसमें भी हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो ये एविडेंस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और ये सपोर्ट करती है कि हाँ इंडो हाइपोथेसिस जो है ये है, एक्चुअल है इसको। तो क्योंकि जो हमने अभी इतने एविडेंसेस देखे, जैसे क्या क्या देखा, साइज देखा, जेनेटिक मटेरियल देखा, सर्कुलर दोनों में है बैक्टीरिया, उसमें 70 सब में है, पोरीन जो होता है सब में है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है इसमें एफमेट जैसे तीनों में होता है, प्रोकैरियोट में, वैसे बैक्टीरिया में उसमें डिवीजन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी जो एक्सेल की बात होती है, जो ऑल सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। तो जब भी कभी यूकैरियोटिक सेल देखो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवाइड होता है बाइनरी फिजन से, तो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है ना, तो सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका ये मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट एज अ सेल। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। क्यों, क्योंकि ये पहले खुद अलग ही एग्जिस्ट करते थे इंडिविजुअली, लेकिन अब क्या हो गए, इसमें आ गए। एक बात और भी है, अगर मान लो जैसे अगर आज के डेट में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दे तो ये अकेला सर्वाइव कर पाएगा, तो कहोगे नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ के अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर गया है। तो ये क्या कहोगे, ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है इस तरह के सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया के पाए जाती हैं। फिर उसके बाद क्या है, प्री एग्जिस्टेंस सेल थ्योरी की भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि प्रीवियसली जो सेल था उससे ये बन रहा है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो ये तो बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को एज ए सेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टेंस से अपने ही से ही बना रहा है, बाइनरी फिजन से बना रहा है। तो यहाँ तक अगर बच्चों समझ में आया होगा तो मुझे लग रहा है कि इंडोसिम्बियोट थ्योरी की एविडेंस और प्रोसेस इन सबको आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ वो भी समझ गए होंगे। अब बात आती है कि
क्या होता है, ये इंडोसिम्बियॉन्ट क्या वहीं तक रुका है कि अभी भी चल रहा है? तो इंडोसिम्बियॉन्ट जो थ्योरी थी वो तो दी गई थी, वो अभी जितना पढ़े वो सिंपल वाले थे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। लेकिन अब जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंडोसिम्बियोसिस, तो देखो दो तरह के होते हैं, या इस तीन तरह के भी हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी भी इंडोसिम्बियोसिस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसा व्यू है। अभी शुरू में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी इंडोसिम्बियोसिस, देखो माइटोकॉन्ड्रिया था, साइनोबैक्टीरिया को क्या कर लिया, ये इंगल्फ कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया से आया, इंगल्फ कर लिया, न्यूक्लियस आया, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट एल्गी बन गया। यहाँ पे जो यही एल्गी बना है, ये ध्यान देखो, यहाँ से जो ये एल्गी बना है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई बड़ा सेल था, न्यूक्लियस था जिसमें एंसेस्ट्रल होस्ट सेल था, ये इसको इंगल्फ कर लिया। मतलब पहले वाले में इसमें क्या कर रहा था कि कोई प्रोकैरियोटिक सेल जैसा था कुछ, वो जो होता था कि प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर रहा था, या जो प्रिमिटिव यूकैरियोट सेल थे उनको वो इंगल्फ कर रहा था किसी प्रोकैरियोट को। यहाँ पे ये भी यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट है, तो ये इंगल्फ कर रहा है एक यूकैरियोट दूसरे यूकैरियोट को इंगल्फ कर रहा है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक एल्गी को इसने इंगल्फ किया। जब इसने इंगल्फ किया यूकैरियोटिक एल्गी को, तो एंसेस्ट्रल सेल जैसे इंगल्फ किया तो ये अंदर चला गया, इंगल्फ जैसे कि क्लोरोप्लास्ट विथ 4 मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट जो इसका 4 मेम्ब्रेन का बन गया। ये इसका जो न्यूक्लियस था इस वाले में, ये वाला ये धीमे धीमे डिजेनरेट हो गया, उसको कहें न्यूक्लियोमार्फ हो गया, और ये फिर क्या हो गया, इस तरह से बना क्लोरोप्लास्ट 4 मेम्ब्रेन का बन गया। तो प्राइमरी इंडोसिम्बियॉन्ट जो सिंपल पढ़े थे वो था। अब अगर वो जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस यूकैरियोट बन चुका है वो उसको कोई फिर यूकैरियोट इंगल्फ कर ले तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंडोसिम्बियोसिस। अगर इसको भी कोई फर्दर इंगल्फ कर ले तो उसको क्या कहेंगे, टर्सरी। तो इस तरह से वे चलता रहता है। तो ये प्राइमरी इंडोसिम्बियॉन्ट था, ये दूसरा सेकेंडरी इंडोसिम्बियॉन्ट था। अब आते हैं सेकेंडरी इंडोसिम्बियॉन्ट से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि कैसे किसी का इन्वोल्यूशन हुआ होगा। तो हेटेरोकैरियोटिक यूकैरियोट था, साइनोबैक्टीरिया को ईट किया तो क्या बना होगा, प्राइमरी इंडोसिम्बियोसिस यहाँ हुआ होगा, और क्या बना होगा, कोई रेड एल्गी बना होगा या ग्रीन एल्गी बना होगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आ गया यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, ये बना। रेड एल्गी जो है, अब ये क्या करा, सेकेंडरी इंडोसिम्बियोसिस किया, तो इसको ये देखो यहाँ पे है, इसको कोई यूकैरियोटिक सेल था दूसरा जो यूकैरियोट थे, ये यूकैरियोट था ही, रेड एल्गी को कोई खा गया, किसको खा गया, रेड एल्गी कोई खा गया, तो उससे क्या बना, डायनोफ्लैजिलेट्स बन गए, इससे क्या बना, एपी कॉम्प्लेक्साइन बन गया, स्टेमिनोफाइल्स बन गया, ये था। तो ये था किसके प्रोडक्ट है, सेकेंडरी इंडोसिम्बियॉन्ट के। रेड एल्गी को कोई खा गया यूकैरियोट, वैसे ही है सेकेंडरी इंडोसिम्बियोसिस हो गया, तो इससे क्या बना, यूग्लिनॉइड। प्रोटिस्टा की इवोल्यूशन कहाँ किसका प्रोडक्ट है, सेकेंडरी इम्बियॉन्ट। ये क्लोरोक्नोफाइट्स हो गया, ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी इंडोसिम्बियॉन्ट के प्रोडक्ट है। तो क्या हमने देखा, प्राइमरी इंडोसिम्बियॉन्ट तक तो सही था यूनिक। अब जो उसके और जो एडवांसमेंट हुए हैं जैसे डायनोफ्लेजिया, ये सब जो इवॉल्व हुए हैं वो सब क्या है, सेकेंडरी इंडोसिम्बियॉन्ट के प्रोडक्ट है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है इंडोसिम्बियोटिक क्या था, कैसे था, और कैसे कैसे ये वर्क करता है, और कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से एविडेंसेज है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इसके थ्रू आते हैं। जब इतना समझ गए होगे तो इससे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बच्चों, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या वो जो हम लोग पढ़ा है वो हो पा रहा है कि नहीं। इससे ये पूछ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया यूरेज फ्रॉम अल्फा प्रोटीबैक्टीरिया, अभी हमने पढ़ा प्लास्टिडियम फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया, एकदम ट्रू है ये। दूसरा पढ़ते, तीसरा पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा क्लोरामकिनोफाइट्स likely evolved when the heteroeukaryote engulfed the green algae generally secondary endosymbiotic। ये बात यही वाली है, देखो यहाँ पे यही है ना, ये कब इवॉल्व हुआ, जब कोई ग्रीन एल्गी को कोई ये खा गया, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंडोसिम्बियोसिस। तो ये था तुम्हारा सेकेंडरी इंडोसिम्बियोसिस। एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ इंगल्फ्ड डबल मेम्ब्रेन साइनोबैक्टीरिया वाज लॉस्ट इन सम होस्ट इवेंचुअली लीड टू रेड एल्गी ग्रीन एल्गी। ये वाली बात वही बताना है, रेड एल्गी ग्रीन एल्गी जो था इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन लॉस हो गया होगा और होस्ट का आ गया होगा। तो ये तीनों बातें सही थी। गलत हमसे पूछा है, तो इवेंट ऑफ इंगल्फिंग फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया बाय होस्ट सेल वाल प्रिमिटिव, मतलब कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया की इंगल्फ करना प्रिमिटिव था एज कम्पेयर टू जो प्रोटियोबैक्टीरिया का इंगल्फिंग। तो हम लोगों ने अभी यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो इंगल्फ करता है, शुरू में ही पढ़ लिया था, देखो सबसे पहले इंगल्फ किसको किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का, तब आया था क्लोरोप्लास्ट। ये उल्टा वहाँ पे बात बता रहे हैं कि जो है ये इसको इंगल्फ किया, वो दूसरे को इंगल्फ किया। तो ये वाला जो ऑप्शन बी वाला होगा, देखो ये इवेंट इंगल्फिंग साइनोबैक्टीरिया प्रिमिटिव, तो ये गलत हो गया, तो दूसरा ऑप्शन क्या सही होगा। ठीक है बच्चों,
तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग पढ़े कि एंडोसिम्बियोट थ्योरी क्या होती है या कैसे वो हाइपोथेसिस की वर्क करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा हो तो एविडेंसेज है, किस किस एविडेंसेस के बेसिस पे इसको हम एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्या होती है प्राइमरी एंडोसिम्बियोट, क्या होती है सेकेंडरी एंडोसिम्बियोट। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए। फिर उसके बाद हमने देखा रेड एल्गी से कैसे, ग्रीन एल्गी से कैसे सेकेंडरी डायनोफ्लैजिलेट्स और इन सब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।